हेलो दोस्तों, जीत को टीवी यूट्यूब देखने वालों को मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग माय चैनल। आज मैं आप लोगों के सामने अपने दिल की बात करना चाहती हूँ जो पिछले 3 हफ्ते से मुझे बहुत तंग कर रही है। और मैं हमेशा वही करती हूँ, जो बात भी मैं शेयर करना चाहती हूँ मैं अपने चैनल पे उसे शेयर करती हूँ। आज से 2 हफ्ते पहले, 3 हफ्ते पहले मेरी ही कॉलोनी में मुझे एनॉनिमसली प्रेसिडेंट चुन लिया गया। और मैं बहुत खुश थी उस बात पे कि लॉकडाउन के टाइम, क्योंकि मैं सोशल एक्टिविटीज़ के लिए बाहर नहीं जा सकती, तो मैं अपनी ही कॉलोनी में वो सब कुछ कर सकती हूँ जो मैं घर से बाहर जाके किया करती थी। एक बात मुझे अभी भी याद है कि बचपन में बहुत ही अच्छी स्कूलिंग हुई है हमारी, और हमारे माँ बाप ने बहुत ही मार मार के हमें ये सिखाया है कि वो सबक जो ज़रूरी हैं ज़िंदगी के, उन्हें सीखना चाहिए और उन्हें भूलना नहीं चाहिए। और जैसे हम बड़े हो जाते हैं और ये दुनिया हमें वही सबक भूलने के लिए कहती है, पर भुलाना बहुत मुश्किल है, इतना आसान नहीं होता। और दूसरी बात, जब हम बड़े होते हैं बचपन में, तो बचपन से ही स्कूल में और पेरेंट्स हमें ये सिखाते हैं कि जिस देश में हम पैदा हुए हैं, भारत की धरती, यहाँ पे बड़ों की, बुज़ुर्गों की इज़्ज़त करनी है, औरतों की इज़्ज़त करनी है और बच्चों की इज़्ज़त करनी है। ये संस्कार हमें बचपन से डाले जाते हैं, और जब हम बड़े हो जाते हैं उन्हीं संस्कारों के साथ, और जब हम सिख धर्म में पैदा होते हैं तो ये हमारे खून में आ जाता है और हमारी प्रायोरिटी बन जाता है कि हम ये सब कुछ करेंगे। तो ऐसे ही हुआ, कॉलोनी के ही किसी काम से मुझे एक ऐसी जगह पे, ऐसे पार्क में जाना पड़ा जहाँ पे मेरा काम था टाउन प्लानिंग ऑफिसर से मिलने के लिए। मैं इस बात से बिल्कुल भी वाकिफ़ नहीं थी कि वो पार्क पहले गवर्नमेंट का पार्क है और 1 एकड़ लैंड है जो कि रेजिडेंट्स को दी गई है खेलने के लिए, बच्चों के प्ले पार्क के लिए। गवर्नमेंट की तरफ से, एक ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपलिटी कॉरपोरेशन की तरफ से एक लैंड का हिस्सा है, जो कि यहाँ के हैदराबाद के बेस्ड एक क्रिकेटर को दिया गया, बिना किसी सहमति के, बिना किसी से पूछे पाछे उसे वो प्रैक्टिस करने के लिए दे दिया गया। पर मुझे उस बात से कोई भी जानकारी नहीं थी। मुझे सिर्फ इतना कहा गया कि टाउन प्लानिंग ऑफिसर आया है और आप जो है उसे मिलने के लिए जाइए, क्योंकि पार्क डेवलपमेंट की बात की थी जो नई कमेटी का एजेंडा था। और जब हम वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे 2 वाइस प्रेसिडेंट एंड प्रीवियस पास्ट प्रेसिडेंट जो हैं वो आपस में कुछ बातें कर रहे होते हैं, और उन्हीं बातों के अंतर्गत ये पता चलता है कि जो पहले वाली कमेटी मेंबर्स थे उन लोगों ने बिना किसी लिखा पढ़ी के, बिना किसी परमिशन के, उनको वो जगह एक फैमिली को पर्सनल यूज़ के लिए दी गई है। पर मुझे वो चीज़ का बिल्कुल पता नहीं था। अब जब ये दोनों आपस में बात कर रहे थे तो वाइस प्रेसिडेंट जो हमारी टीम का है उसने ये बात कही कि चाहे कुछ भी हो, मैं ये चीज़ जो है यहाँ से हटा के रहूँगा, क्योंकि ये किसको पूछ के यहाँ पे लगाया गया है। ये बात सुनने के बाद, जो कि क्रिकेटर है, जो कि हैदराबाद से ही इंडियन टीम के लिए शायद एक आईपीएल खेला है, वो लड़का 26 साल का है और हनुमा विहारी उसका नाम है। वो लड़का तकरीबन 20-25 मीटर दूर से बहुत ही फोर्स के साथ, बहुत ही एग्रेशन के साथ भागता हुआ आके पीछे से, क्योंकि हम आगे को आ रहे थे, पीछे से आके उसने वाइस प्रेसिडेंट जो कि 65 ईयर के हैं, एक सीनियर सिटीजन है, उस पर अटैक किया। और वो अटैक क्योंकि पीछे से हुआ था तो कोई भी उस बात के लिए अलर्ट नहीं था। तो एकदम जब टर्न होके देखे तो वो एक, मेरे लिए तो लाइक ज़िंदगी की वो बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि आज तक कभी भी परमात्मा ने ऐसा दिन नहीं दिखाया था कि पीछे से कोई अटैक करे तो उसे उससे कैसे संभलना है। तो जब 15-20 मिनट तक हम खड़े होकर देखते रहे तो वो लड़का मान ही नहीं रहा था, और उस लड़के ने कहा कि मैं इस आदमी को जान से मार दूंगा और मैं उसके बाद में जो है अब जेल में चला जाऊंगा। तो वो उसकी बात सुन के मैंने कहा, शट अप, डोंट से लाइक दैट, बिकॉज यू हैव करियर एंड दिस इज़ ऑलरेडी ओल्ड मैन, ही विल डाई विद इन 1 or 2 year, एंड
ही विल डाई ऑन द स्पॉट विद योर वन हिट। तो उसने क्या किया, उस आदमी को छोड़ के मुझ पे अटैक करने की कोशिश की, एक बार नहीं 3 बार, क्योंकि मैं वो सीनियर सिटीजन को बीच में बचाने के लिए आई थी और वो उस लड़के को रोकने के लिए आई थी। और मैंने उसे ये भी कहा कि यू आर लाइक माई सन, दैट्स वाई आई एम स्टॉपिंग यू बिकॉज यू आर टू यंग एंड दिस पर्सन इज़ टू ओल्ड। तो उसने कहा कि मैं कौन हूँ, मैं तुम्हें बताऊँगा, मैं सीएम के पास जाऊंगा, मैं पीएम के पास जाऊंगा, ये वो ब्ला ब्ला करके 3 बार अटैक करने की कोशिश की, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था और मेरी कॉलोनी में रहते हुए भी मैंने कभी उसको देखा नहीं था। उसी दिन अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंटली मैंने उसे देखा और उसे इस रूप में देखा कि उसका एग्रेसिव बिहेवियर और उसका जो अटैक करने की जो उसकी क्षमता है वो बहुत ही खतरनाक है। वो इंसान ये भी नहीं सोचता कि जिस कंट्री में मैं रहता हूँ उस कंट्री के सीनियर सिटीजन्स की और उस कंट्री की औरतों की इज़्ज़त करना भी मेरा एक फ़र्ज़ है। तो उस दिन के बाद मुझे बहुत ही ये दुख हुआ इस बात का कि हमारे देश के वो बच्चे जिन्हें हम अपने बच्चे कहते हैं, वो बिल्कुल भी इस चीज़ को नहीं समझते कि उनकी ड्यूटी क्या है। क्या ऐसे लोगों को इंडियन टीम में होना चाहिए या क्रिकेट टीम में खेलना चाहिए, जिनके दिल में देश में रहने वाले, वो जगह वो कॉलोनी में रहने वालों की कोई इज़्ज़त नहीं जहाँ पे वो रहते हैं, तो वो दूसरे लोगों की क्या इज़्ज़त करेंगे। खैर, मैंने फिर भी, क्योंकि मैंने उसे बिल्कुल अपना बेटा समझा, मैंने उस बात को बिल्कुल इग्नोर कर दिया। और इस बात के कि चलो घर की बात है, कॉलोनी की बात है, एफआईआर भी नहीं लिखाई, कुछ भी नहीं किया। इस बात को तकरीबन 2 वीक हो गए, पर मैं उस बात को भूल नहीं पा रही थी, क्योंकि जिस तरह से उसने मुझे चैलेंज किया था कि वो मुझे देख लेगा और मुझे धमकियां दी थी, थ्रेटन किया था, मैं उस बात को भूल नहीं पा रही थी। और मैं चाहती थी कि एक एफआईआर करके मैं उससे बातचीत करूं, पर उससे पहले ही कॉलोनी की एक मीटिंग बुलाई गई जिसमें दोनों ही लोगों को बातचीत करने का मौका दिया गया। पर उस मीटिंग में भी ऐसा कुछ नहीं हुआ जिससे कि उस लड़के को इस चीज़ की फीलिंग हो कि उसने अपने सीनियर को, अपनी ही कंट्री के, अपनी ही कॉलोनी के सीनियर सिटीजन को अटैक करने की कोशिश की, थ्रेटन करने की कोशिश की, और वही कॉलोनी की प्रेसिडेंट, लेडी प्रेसिडेंट को अटैक करने 3 बार अटैक करने का अटैम्प्ट किया एंड थ्रेटन किया। उसे कोई गिल्ट नहीं थी उस बात की। और जब उससे ये कहा गया कि तुम्हारी माँ की उम्र की लेडी है, आपको इनकी इज़्ज़त करनी चाहिए, तो उस लड़के ने बदले में ये कहा कि मेरी माँ तो मेरे साथ है, मैं किसी और को अपनी माँ क्यों समझूं। तो मैं आज वो लोगों को पूछती हूँ, अपने आप को भी पूछती हूँ कि हम लोग देखते हैं क्रिकेट, हम लोग चुनते हैं इन लोगों को या हमारी क्रिकेट सिलेक्शन टीम चुनती है ऐसे लोगों को जिन लोगों के लिए, जिन लोगों के दिल में अपने देश के लिए, अपने लोगों के लिए कोई इज़्ज़त नहीं, औरत की और सीनियर सिटीजन की कोई इज्जत नहीं, वो लोग कैसे क्रिकेट खेलेंगे, वो लोग कैसे नागरिक हैं। पर मैं यहाँ पे फिर भी अपनी वो पर्सनल कंप्लेंट करना नहीं चाहती, क्योंकि मैंने ये डिसाइड कर लिया, मुझे इस बात के लिए 3 हफ्ते ज़रूर लगे। मैंने पर्सनल कंप्लेंट करने की भी कोशिश की, पर मुझे मेरे ज़मीर ने रोक लिया कि जो पैसे मैं पुलिस स्टेशन में या पुलिस के ऊपर खर्च करने चाहूँगी, मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं इस कंट्री के लिए एज एक औरत होने के नाते, और मैं अपनी इनकम का 50% हिस्सा चैरिटी में करती हूँ, उन लोगों की मदद करती हूँ जो लोगों के पास कुछ है नहीं, उनकी एजुकेशन के लिए, उनके खाने पीने के लिए करती हूँ। तो मुझे ये बात ऐसी लगी, जैसे ही मैं एफआईआर के लिए बाहर निकलने लगी तो मुझे फ़ोन आया किसी लड़की की एजुकेशन के लिए, उसके पास पैसे नहीं है पर उसके मार्क्स बहुत अच्छे हैं। तो मेरे ज़मीर ने मुझे रोक लिया और मेरी ईगो जो बहुत हर्ट हो चुकी थी, मैंने उसे मार दिया, ये सोच के कि ये बच्चों की फ़ीस भरना बहुत ज़रूरी है। जितने खर्चे मैं इस केस पे लगा दूंगी, वो खर्चे से 1 साल की पढ़ाई किसी की हो सकती है। तो मैंने वो चूज़ किया, पर मेरी उस चुप्पी को, मेरी उस बात को मेरी कमज़ोरी समझ के लोगों ने मेरा मजाक भी उड़ाया। वो लोग जो कि उस लड़के को प्रमोट करते हैं, उस लड़के की सपोर्ट कर रहे हैं, कॉलोनी का 1 एकड़ का जो एरिया है, जो गवर्नमेंट लैंड है, उसको उन लोगों ने दिया, पर इस चीज़ का एक सोल्यूशन निकाल दिया गया कि वो उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी नहीं है और वो पर्सनल यूज़ नहीं कर सकते। पर आज मैं ये वीडियो रिकॉर्डिंग इसलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे अब भी इनसिक्योरिटी फील होती है। मैं अपनी फैमिली से दूर इंडिया में रहती हूँ और वो लड़का, क्योंकि उसमें कोई मैनर्स नहीं है, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि वो इंडियन क्रिकेट टीम में खेले, क्योंकि हमने हर एक मैच देखा है अपनी ज़िंदगी का। क्रिकेट एक बहुत ही बड़ा गेम है, बहुत ही लोकप्रिय गेम है, पर ऐसे लोग
पहले सिद्धू को इस चीज़ के लिए बैन कर दिया गया था, और आजकल तो क्रिकेट में गाली देना भी अलाउड नहीं। तो ऐसे लोग जो क्रिकेट के नाम से गुंडागर्दी करते हैं, जो कि जानते भी नहीं हैं, पिछले 5 सालों से हम एक ही जगह पे रहते हैं, एक दूसरे का फेस भी नहीं जानते, पर्सनली भी नहीं जानते कि ये क्रिकेटर हैं या मैं कौन हूँ। जिस इंसान के दिल में औरत के लिए इज्जत नहीं, किसी बुजुर्ग के लिए इज्जत नहीं, जहाँ पे वो रहते हैं उनके लिए इज्जत नहीं, और सबसे बड़ी बात ये है कि उसे इस बात का कोई रिग्रेट भी नहीं, उसके दिल में कोई गिल्ट फीलिंग भी नहीं कि मुझसे गलती हुई है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, गुस्से में भी हो गया। अब अगर मैंने एफआईआर नहीं करवाई, मैं चुप हूँ, इस बात के लिए भी वो आदमी को बहुत ज़्यादा हिम्मत मिली है। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ क्योंकि अगर मुझे कल के दिन कुछ हो जाता है यहाँ पे, तो मेरी हर चीज़ का जिम्मेदार वो लड़का होगा। उसका नाम हनुमा विहारी है, आंध्रा से अंडर-19 टीम के रणजी का वो प्लेयर है, और इस टाइम मेरी ही कॉलोनी में वो रहता है। और मुझे उस बात से, मुझे मरने से भी डर नहीं लगता, क्योंकि दुनिया तो पूरी कोविड से मर रही है, वहाँ से ही बचने की कोशिश कर रही है। और अगर ये मुझे मार भी देगा तो मेरी मौत से कोई बहुत बड़ा जो है वो होने वाला नहीं है कि दुनिया को बहुत बड़ा घाटा हो जाएगा। पर एक चीज़ का दुख है, अफसोस है कि जिस भारत में हम पैदा हुए, बड़े हुए, वो भारत अभी रहने के लायक नहीं रह गया। मैं अब तक ये सोचती थी कि हम अपनी ज़िंदगी भारत में काटेंगे, हम अपना बुढ़ापा भारत में काटेंगे, पर अब मुझे ये नहीं लगता कि ये सेफ जगह है रहने के लिए। मैं अपनी फैमिली को और अपने बच्चों को और वो सभी एनआरआई भाइयों को ये कहना चाहती हूँ कि बाहर की कंट्रियों में रह के आप वापस आके, आप, हमारे लिए ये जगह सेफ़ नहीं है। हम यहाँ पे सिक्योरिटी से, सेफ्टी से नहीं रह सकते, क्योंकि यहाँ पे गुंडा राज चलता है। यहाँ पे सिर्फ उनकी चलती है जिन्हें लोग लाइक करते हैं। हम कभी किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, हम सब कुछ करते हैं गवर्नमेंट के लिए, सब टैक्सेस भरते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद भी हर कदम पे हमारे साथ धोखे किए जाते हैं। वो जगह जहाँ पे हम मॉनेटरी इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो जगह भी जब खरीदने के बाद, करोड़ों रुपए लगाने के बाद ये पता चलता है कि ये गवर्नमेंट लैंड कन्वर्ट करके बेच दी गई है, और उसके 10 साल के बाद हमें पता चलता है कि ये लैंड लिटिगेशन में है। सभी लोगों से मेरा ये अनुरोध है कि जो भी एनआरआईज हैं, अपनी कीमती कमाई 20-20, 18-18 घंटे काम करके जो हम करते हैं और ये कोशिश करते हैं कि अपने देश में आके रहेंगे, वो देश में हम बिल्कुल सेफ नहीं हैं। यहाँ के रहने वाले लोग सिर्फ छोटे छोटे कमीशन की बातें करते हैं, पैसे के लिए कुछ भी करते हैं, कहीं भी, कहीं तक भी बिक सकते हैं। उन्हें ना किसी औरत की इज्जत का सवाल है, ना ही किसी बुजुर्ग का, और ना ही उन्हें किसी इंसाफ देने की क्षमता है। वो सिर्फ अपने किए हुए पापों पे पर्दा डालने के लिए किसी को भी किसी भी हद तक गिरा सकते हैं। वो सिर्फ वो करना चाहते हैं जिससे उनको मॉनेटरी जो है फ़ायदा हो, सिर्फ अपने फ़ायदे के लिए और सिर्फ अपनी इज्जत के लिए और अपनी ईगो के लिए वो किसी को भी किसी भी हद तक जलील कर सकते हैं। ये मेरा फैसला है कि ये जगह अब रहने लायक नहीं, भारत अभी रहने लायक नहीं, यहाँ पे औरत सेफ नहीं। मैंने बहुत सारी वीडियोस बनाई हैं जहाँ पे लेडीज़, लड़कियों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लड़कों ने ज़बरदस्ती की है, पर यहाँ पर हर दिन, हर जगह, हर पल कहीं ना कहीं किसी औरत को जलील किया जाता है, क्योंकि दिल में कहीं इज्जत ही नहीं है। यहाँ के वो लोग जो बहुत इज्जतदार समझते हैं अपने आप को, भगवान की कस्में खा के भी झूठ बोलते हैं। हर खूनी गीता पे हाथ रख के कसम खाता है कि वो खूनी नहीं, और वो बड़े से बड़े वकील को खरीद के उस गुनाह से बरी भी हो जाता है। ऐसा बहुत बार होता है, पर अब जब मेरे साथ हुआ है तो मुझे बहुत अंदर से दर्द है उस बात का कि इस देश में रहने के लिए हम आना चाहते थे, बुढ़ापा बिताने के लिए, जहाँ पे ऐसा लगता था कि हमारा देश है, हमारे लोग हैं, हमारा है, हमारी जन्मभूमि है, पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे कोई आपका अपना नहीं होगा। इससे बहुत ज़्यादा बेटर है काउंसिल के घरों में रहना और बाहर वेस्टर्न कंट्रीज़ के गवर्नमेंट के अंडर सिक्योरिटी और सेफ्टी से रहना, क्योंकि वो कंट्रियों में हमारी लाइफ की सिक्योरिटी पहले देखी जाती है, बाकी सब कुछ बाद में देखा जाता है। आज मुझे इस बात का दर्द है और मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ, और मैं इस बात के लिए बिल्कुल आपको कह चुकी हूँ कि मैं जहाँ पे भी रहती हूँ, मेरी फैमिली को वो जगह पता है, पर अगर मुझे कुछ हो जाता है तो मेरी मौत का और मेरे हर उस चीज़ का जिम्मेदार वो क्रिकेटर होगा, और उसे सपोर्ट करने वाले वो सभी लोग होंगे जो कि सीनियर सिटीजन्स हैं, पर उसको सपोर्ट कर रहे हैं इसलिए क्योंकि वो क्रिकेटर है, और उसकी गलतियों पे पर्दा डाल रहे हैं। उसकी गलतियों पे पर्दा डालने का मतलब है कि उसे और ज़्यादा हिम्मत देना ताकि वो इससे बड़ा गुनाह करे कल के दिन।
और मेरे तो बच्चे भी यहाँ नहीं रहते, मुझे तो किसी पार्क की भी ज़रूरत नहीं, तो मुझे तो वो पार्क की ज़रूरत नहीं। पर ऐसे कितनी सारी जगह होंगी जो ऐसे ही लोगों ने कैप्चर की होंगी और गलती से भी कोई वहाँ जाता है तो उन पे अटैक कर दिया जाता है। ये बात एक वेल प्लान थी और मेरे ऊपर उसी चीज़ का अटैक भी हुआ। मैं आज भी ज़िंदा हूँ, पर मुझे ये डर नहीं है कि वो अटैक करवाएगा, पर मैं ये चाहती हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो ये बात मैं ह्यूमन राइट्स में भी कर चुकी हूँ, पर मैंने रिटन एफआईआर नहीं दी क्योंकि मुझे इस चीज़ के लिए हमेशा दर्द रहता कि किसी की ज़िंदगी में मेरी वजह से कोई ऐसा रुकावट आए कि उसका करियर बर्बाद हो जाए। पर यहाँ पे ना कोई इन आदमी किसी को अपनी बहन, बेटी या माँ समझता है, ना ही कोई किसी की इज्जत करता है। बहुत अच्छे हैं वो देश, बहुत अच्छा फैसला करते हैं वो लोग जो इस देश से दूर जाना चाहते हैं। यहाँ पे ये देश उन्हीं लोगों को मुबारक हो जो सिर्फ बिकना जानते हैं, जो सिर्फ अपनी खुशी के लिए दूसरों को जलील करते हैं। और कुछ लोग, और फिर हम क्यों करें यहाँ पे कुछ किसी के लिए? हमें क्या ज़रूरत है अपनी सेविंग्स को खर्च करने की यहाँ पे, जब हमें कोई इंसाफ ही नहीं मिलेगा यहाँ पे। मैं तो इंसाफ की बात भी गलत कर रही हूँ कि मैंने तो एफआईआर भी नहीं की, तो वो बात भी चलो अच्छा ही हुआ। कहीं वहाँ से भी ठोकर लगती तो दिल और टूट जाता कि कानून अंधा है। मैं अपनी बात यहीं पे स्टॉप करती हूँ, पर इस बात को मैं अपनी फैमिली के लिए और एज ए विटनेस मैं खुद की खुद गवाह हूँ कि अगर मुझे कुछ हो जाता है तो वो क्रिकेटर इसका ज़िम्मेदार होगा, क्योंकि उसने मुझे 3 बार मारने की और थ्रेटन किया है कि वो मुझे देख लेगा। गलती सिर्फ इतनी थी कि टाउन प्लानिंग ऑफिसर से मिलने के लिए मैं पार्क में गई, वो भी एज ए प्रेसिडेंट। तो मुझे नहीं पता कि वो गलती कहाँ हुई, वो गलती थी या क्या था, पर एक बात तो साफ़ है कि कब्जा उसका है, इसीलिए वो मारने के लिए भागा। ये बात भी साफ़ है। पर मैं यहाँ पे अपनी फैमिली को इंटीमेट कर रही हूँ, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। वो दूसरे देशों से आके गवर्नमेंट की क्वारंटाइन में 14 डेज़ और होम क्वारंटाइन 14 डेज़ और फिर उसके बाद वापस जाने के बाद 14 दिन क्वारंटाइन में रहें। उनके अपने काम हैं, मैं उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहती। पर ये बात मैं रिकॉर्ड करके ज़रूर छोड़ना चाहती हूँ। मेरे पास उसकी दरिंदगी की वीडियोस भी हैं, मैंने वो भी पोस्ट नहीं किए क्योंकि मुझे आज भी विश्वास है उस परमात्मा पे। बस मैं उसका इंतज़ार करती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।